नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनका अंदर का हाल। और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण खबर से जुड़े हर पक्ष का। सियासत की हर वो खबर जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। और समाज की हर वो खबर जो सियासी गलियारों में गूंजनी चाहिए, हम उसका भी करेंगे विश्लेषण। क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ खबरों को दोहराते रहना हमारा काम नहीं। हमारा लक्ष्य है आपके हित अहित से जुड़ी हर खबर का असर हो। हमारा संकल्प है आपको प्रभावित करने वाली हर खबर सही मकाम तक पहुंचे। और इसीलिए एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है प्राइम टाइम का सबसे खास शो विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण होगा आजम खान और अखिलेश यादव की दिल्ली में हुई उस मुलाकात का, जिसका इंतजार यूं तो आजम खान की रिहाई के बाद से ही हो रहा था। लेकिन जब हुई तो कई सवाल खड़े हो गए कि क्या आजम मान गए या अखिलेश झुक गए। क्योंकि जो मुलाकात दिल्ली में हुई वो लखनऊ में तब क्यों नहीं हुई जब आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की दूरी चंद कदमों की थी। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रामपुर के रण में यह समझौता हुआ है या फिर कपिल सिब्बल बने हैं मुलाकात के सेतु। रिहाई के 12 दिन बाद मुलाकात, खत्म होगी आजम अखिलेश की तकरार। कपिल सिब्बल बने सेतु या रामपुर के रण हेतु। क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जमी हुई सारी बर्फ ढह गई है? ये सवाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई अखिलेश यादव और आजम खान की उस मुलाकात के बाद उठ खड़े हुए हैं, जिसका इंतजार पूरा प्रदेश आजम खान की रिहाई की बात से कर रहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। क्योंकि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन दोनों के बीच क्या हुआ ये बाहर नहीं आया। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच आज दिल्ली में तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट मुलाकात चली। अगर बात करें तो इस दूरी को खत्म करने का काम आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो तल्खियां थी, जो भ्रांतियां थी और जो तमाम सारे गिले शिकवे थे, इसको खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 27 महीने से जिस तरीके से आजम खान जेल में बंद थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलाने का काम वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात की 3 तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में आजम खान बेड पर बैठे हैं और अखिलेश सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आजम खान, उनके दोनों बेटे अखिलेश यादव, डॉक्टर और दोस्त नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आजम और अखिलेश सोफे पर बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश और आजम खान की ये मुलाकात किसने कराई? क्योंकि अखिलेश लखनऊ से उड़ान भरकर आजम खान से मिलने उन्हें दिल्ली देखने पहुंचे। लेकिन सवाल बड़ा है, ये मुलाकात उस वक्त क्यों नहीं हुई जब आजम खान 23 मई को विधायक पद की शपथ लेने लखनऊ आए थे? उस वक्त आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की दूरी महज चंद कदमों की थी। तो सवाल बड़ा है कि अब ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश आजम से मिलने दिल्ली चले गए? कहीं आजम खान और अखिलेश यादव को मिलाने का काम कपिल सिब्बल ने तो नहीं किया? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब आजम और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजम खान को खुश करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कपिल सिब्बल को अपना समर्थन दिया, जिससे कि वो राज्यसभा पहुंच सके। और इसी बीच कपिल सिब्बल ने आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दूरियां खत्म करवाने के लिए पहल की, जिसके बाद आज अगर बात करें तो अखिलेश यादव और इसके साथ साथ आजम खान की मुलाकात 2 घंटे 20 मिनट चली, जिसमें तमाम सारी भ्रांतियों को दूर किया गया। वैसे एक सवाल रामपुर के उपचुनाव का भी है, क्योंकि 23 जून को चुनाव है और नामांकन 30 मई से शुरू हो चुका है और बिना आजम खान के रामपुर जीतना नामुमकिन है। तो क्या रामपुर के चुनाव ने अखिलेश को आजम खान से मिलने के लिए मजबूर कर दिया या फिर अखिलेश सही वक्त का इंतजार कर रहे थे? जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए
कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। आ रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। अब वजह जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, आजम और अखिलेश के बीच सुलह की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आजम खान को जितनी भी शिकायत थी उन्हें अखिलेश ने दिल्ली जाकर खत्म कर दिया है। अब सवाल बड़ा है, क्या अस्पताल से छुट्टी के बाद फिर से आजम अखिलेश के साथ मिलकर सपा का झंडा बुलंद करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजमगढ़ के दंगल की, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद आजमगढ़ में कौन बनेगा चैंपियन, ये बात पूरा प्रदेश पूछ रहा है। क्योंकि सपा की तरफ से डिंपल यादव तो भाजपा की तरफ से निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि किसी का नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सियासी पारा चढ़ा है उससे आजमगढ़ का माहौल गर्म है, क्योंकि भाजपा की नजर इस बार सपा के इस किले पर है जो 22 के रण में भी नहीं हिला है। तो आपको बता दें कि यहां पर नाम कई चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आजमगढ़ में जो टक्कर है वो दिनेश लाल निरहुआ और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के बीच मुकाबला हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान किसका भी हो मुकाबला यहां पर दिलचस्प होगा। क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, तो वहीं इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में यह प्रयास फेल रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या 2019 वाला बदला बीजेपी ले पाएगी, ये एक सवाल अपने आप में बना हुआ है। और आजमगढ़ में जो यादव लैंड की दंगल है वो कितनी दूर तक आगे जा पाएगी, ये अपने आप में देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संग्राम एक बार फिर से टाइट हो सकता है। और माना जा रहा है कि डिंपल यादव को पहले राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, लेकिन आजमगढ़ के समीकरण को देखते हुए ही उनका नाम ड्रॉप हुआ। अब क्या डिंपल यादव आजमगढ़ से एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव की विरासत को संभालती रही हैं। जब कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद थे, मुख्यमंत्री बने, तो वहां से डिंपल यादव सांसद बनी। और अब जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में सांसद पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या एक बार फिर से डिंपल यादव अपने पति की संसदीय सीट को संभालेंगी, वहां चुनावी मैदान में उतरेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जीत उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 2022 के चुनाव में सपा ने 10 सीट भी नहीं जीती। आजमगढ़ का जो समीकरण है वो काफ़ी पेचीदा रहा है। इन सब के बीच ये एक सीट जो है ये सपा बचाना चाहेगी और भाजपा ये चाहेगी कि सेंध लगाई जाए। यादव लैंड पर भाजपा की नजर, उपचुनाव में पूरी होगी कसर। डिंपल लड़ेंगी चुनाव, आजमगढ़ का पूरा हिसाब। करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था और तब से एक ही सवाल गूंज रहा है कि अखिलेश के बाद कौन, क्योंकि 23 जून को आजमगढ़ में उपचुनाव होना है और अब डिंपल यादव के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। माना जा रहा है कि सपा डिंपल को आजमगढ़ से मैदान में उतार सकती है। सभी की निगाहें इस समय आजमगढ़ के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। बसपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि भाजपा और सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव और भाजपा की तरफ से निरहुआ प्रत्याशी हो सकते हैं। इन्हीं दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी बनी हुई है। वैसे वोट बैंक के लिहाज से आजमगढ़ सपा के लिए एकदम मुफीद है, क्योंकि 2022 के चुनाव में सभी 10 सीट भी सपा ने ही जीती। लेकिन उपचुनाव की जंग में भाजपा सपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है, क्योंकि पिछले कई दिनों से निरहुआ ने आजमगढ़ में डेरा डाल रखा है। और देखिए, अभी तक कोई पार्टी की तरफ से किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है और पूरी पार्टी ही हम सब लोग ये विचार कर रहे हैं कि यहाँ से किसको लड़ाया जाना चाहिए, जनता किसको चाहती है। तो जिसका भी नाम आएगा, जिसको भी लड़ाया जाएगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यही होगी, हम सब की प्राथमिकता यही है कि हम किसी भी हाल में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय करें। लेकिन भाजपा ने अभी तक निरहुआ का नाम फाइनल नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या निरहुआ के सहारे भाजपा सपा को टक्कर दे पाएगी।
अखिलेश यादव के सामने भाजपा ने निरहुआ को ही टिकट दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें 2,59,874 मतों से हरा दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या डिंपल हरा पाएंगी? वहीं सवाल बसपा का भी है, क्योंकि बसपा पहले ही गुड्डू जमाली के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब सबकी नजर सपा और भाजपा पर है कि वो किस पर दांव खेलते हैं और आजमगढ़ का रण कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब पराजय के बाद प्रियंका की प्रयोगशाला की बात करते हैं, क्योंकि हार के ठीक 82 दिन के बाद प्रियंका यूपी आई हैं और उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है, क्योंकि इस बार चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी, क्योंकि कहने के लिए कांग्रेस के पास अब सिर्फ रायबरेली बची। लौटकर प्रियंका यूपी आई, अब होगी 24 की लड़ाई। यूपी की हार पर मंथन, नए अध्यक्ष पर चिंतन। विधानसभा में 2, लोकसभा में 1, विधान परिषद में 0। ये यूपी में कांग्रेस का वो स्कोर है जिसने कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और अब इसी सवाल का जवाब खोजने और हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने फिर से प्रियंका यूपी लौट आई हैं और आते ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। जो मेहनत आपने की, जिस तरह से आप लड़े, उसे पूरे देश ने देखा। नतीजे जो भी आए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यूपी का कार्यकर्ता, यूपी का नेता लड़ा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे खुद को यूपी में मजबूत करेगी, क्योंकि हार के 82 दिन बाद प्रियंका यूपी आई हैं। वहीं सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद से अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है और अब नया अध्यक्ष कौन होगा, इसी की तलाश करने प्रियंका यूपी आई हैं। दरअसल प्रियंका जानती हैं डगर बहुत कठिन है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। 3 महीने बीत गए हैं, मैंने आपको मायूस रहने का कुछ समय भी दे दिया। हमारे एआईसीसी के सचिव 9 महीनों से घर नहीं गए थे, वो भी घर गए। आज अजय लल्लू जी मौजूद नहीं हैं, कोर्ट के मामले की वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन उनके बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो जी जान से लड़े। वैसे कांग्रेस के कमजोर होने की एक बड़ी वजह बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भी है। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद जैसे बड़े चेहरे भाजपा में जा चुके हैं, जबकि कुछ नेता दूसरे दलों में भी गए हैं, जिसकी टीस प्रियंका को भी है। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका हाथ को मजबूत कर पाएंगी या फिर लखनऊ आकर कुछ दिन बाद चली जाएंगी, क्योंकि सवाल 2024 का है, जहां कहने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली ही बचा है। और अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो यूपी में खुद को मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राम मंदिर की दूसरी शपथ की, क्योंकि रामलला के दिव्य और भव्य दर्शन के लिए सबसे बड़ा काम सीएम योगी ने आज गर्भगृह का शिलान्यास करके पूरा कर दिया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा हिंदुस्तान बना, क्योंकि जब से पीएम मोदी ने रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी है, तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि भव्य राम मंदिर कब बनेगा। लेकिन आज हम आपको वो तारीख बताने जा रहे हैं जब आप रामलला के विराट दर्शन कर पाएंगे। ये रिपोर्ट। सन्यासी बैठे थे, ये गर्भगृह का निर्माण हो रहा है। ये जो प्लिंथ है, ये जो चबूतरा है, वो ये जो कुर्सी है, वो गर्भगृह का है। भव्य अयोध्या, दिव्य धाम, गली गली में
जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आसमान में लहराया पताका, चारों दिशाओं में सुंदर नजारा। जो पताका है ये 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आधारशिला रखी थी राम मंदिर निर्माण की, उस वक्त ये लगाया गया था। आज भी इस पताके के पास ही बैठकर पूजन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, अयोध्या में सबसे बड़ा त्योहार। 500 वर्षों की एक संघर्षपूर्ण साधना थी और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात 2024 में दर्शन होंगे विराट। 2020 के बाद से आज का दिन भी बहुत ही शुभ है, बहुत ही पुनीत है, बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सफेद गुलाबी पत्थर भव्य होगा राम लला का मंदिर। ट्रस्ट जो है वो दिन रात काम करवा रहा है, 24 घंटे काम चल रहे हैं, जिससे कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अब 2024 में भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आज मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने गर्भगृह का शिलान्यास किया तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि सही मायनों में अब राम मंदिर को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में 2 मील के पत्थर हैं। पहला तब जब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, दूसरा अब जब सीएम योगी ने गर्भगृह का शिलान्यास किया है। शुभ मुहूर्त, दिव्य विधान, गर्भगृह में राम लला विराजमान। राम मंदिर की तैयारी, सामने आई पहली झांकी। सदियों का इंतजार जब खत्म होता है तो एक नया इतिहास बनता है, और इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना है पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 100 से ज्यादा संत और 300 लोगों की मौजूदगी में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर एक नए युग का आरंभ कर दिया। राम मंदिर निर्माण में 2 मील के पत्थर है। पहला तब जब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, दूसरा अब जब सीएम योगी ने गर्भगृह का शिलान्यास किया। 500 वर्षों की एक संघर्षपूर्ण साधना थी और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। गर्भगृह के शिलान्यास को लेकर अयोध्या में भव्य और दिव्य तैयारी की गई, क्योंकि सही मायनों में राम मंदिर के निर्माण का काम अब शुरू होगा। गर्भगृह की जो लंबाई है वो 20 फीट की है और चौड़ाई भी 20 फीट की है, और जो उसकी दीवारें हैं वो 6 लगभग कहा जा रहा है कि जो दीवारें हैं वो 6 फीट चौड़ी होंगी। तो कुल मिलाकर 6 फीट मोटी होंगी ये दीवारें, गर्भगृह की दीवारें। ये पत्थर, ये शिला जो आप देख रहे हैं, ये दीवारों के लिए रखा गया है, बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है, अब सिर्फ पत्थरों की नक्काशी और उन्हें जोड़ने का काम बाकी है। एहसास हो रहा होगा कि कितना भव्य, कितना दिव्य और कितना बड़ा मंदिर बनाया जाएगा जब ये बनकर तैयार होगा। और इसकी प्लिंथ देखिए, इसकी कुर्सी देखिए, इसकी मोटाई देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, कितनी बेहतर खूबसूरत तरीके से नक्काशी ये देखने को आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये अवसर है जब दर्शक इस बात को देख लें कि आज शिलान्यास के अवसर पर, यानी आज शिला पूजन के, जो गर्भगृह का शिला पूजन है, रामलला विराजमान को वहां पर रखा गया है, अस्थायी अभी रूप से है। मंदिर निर्माण का काम कितनी तेजी से चल रहा है, इसकी झलक आप गर्भगृह के बाहर मौजूद बड़े बड़े पत्थर जेसीबी मशीनों से लगा सकते हैं।
यहाँ पर भव्य निर्माण होगा। ये जिस वक्त हम लोग खुले आसमान में खड़े हैं और सूरज हमारे ऊपर चमक रहा है, लेकिन ये प्लिंथ इतनी मोटी बन चुकी है, 2 साल में बन चुकी है। और ये देखिए तैयारी किस रूप में चल रही है। अपने छायाकार से कहूँगा कि ये जो ऊपर मशीन लगी है उसको ज़रूर दिखाएं कि जो घर में बैठे हुए दर्शक हैं वो एहसास कर लें कि किस रूप में ये काम चल रहा है। लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा काम किया जा रहा है। जानकारों की माने तो मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो उसके दर्शन श्रद्धालु अयोध्या के रेलवे स्टेशन से कर सकेंगे। मतलब भगवान राम के भव्य विराट मंदिर की झलक अयोध्या की हर गली, हर चौराहे से दिखेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी, तब से ये पताका आज तक फहर रहा है। जब तक भगवान रामलला विराजमान नहीं हो जाते अपने मंदिर में, ये तब तक पताका फहरता रहेगा। और मंदिर में विराजमान होने के बाद गर्भगृह में जब विराजमान हो जाएंगे तो एक ऊंची चोटी पे यूं कहें कि मंदिर की जो भव्यता होगी, वो खूबसूरती, ये पताका वो झलक दिखाएगी। और अयोध्या के जब रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे तो वहां से ही राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। इस तरह से रेलवे स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। दावा है राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तक मंदिर का निर्माण कितना पूरा हुआ है ये देखने के लिए एक झरोखा बनाया गया है, जहां से श्रद्धालु भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम देख सकेंगे। जब श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने आते हैं तो ट्रस्ट ने उनको एक राम झरोखे के तौर पे बनाया गया है। आप सामने देख सकते हैं, ये राम झरोखा है। जब श्रद्धालु जाते हैं तो राम मंदिर निर्माण कार्य को देखते हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अभी बनकर कितना तैयार हुआ, क्योंकि हर श्रद्धालुओं के मन में एक इच्छा होती है कि हमारे आराध्य का मंदिर जो बन रहा है वो कितना बना और कब तक पूरा हो जाएगा। दरअसल अयोध्या एक शब्द नहीं है, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जब भगवान श्री राम के हर कार्य जब भी गूंजते हैं तो जहन में एक नाम आता है कि भगवान राम का भव्य मंदिर कब पूरा होगा, और अब उसकी झलक इस दिव्य गर्भगृह में दिखने लगी है। अयोध्या से वीरेश पांडे के साथ ऋषि उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो भव्य राम मंदिर का दर्शन आपको अयोध्या में होगा, लेकिन राम मंदिर के पूरे प्लान का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं। देखिए, कुल 2.7 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा और 57,499 वर्ग फीट में निर्माण क्षेत्र है। लंबाई जो है वो है 360 फीट। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई 235 फीट मंदिर की है। और भव्य राम मंदिर की जो ऊंचाई है 161 फीट। पहले ऊंचाई कम थी लेकिन इसको बाद में बढ़ाया गया संतों की मांग पर। कुल मंजिलें 3 होंगी इस मंदिर में और 12 दरवाजे होंगे, यानी कि 12 प्रवेश द्वार इस मंदिर में बनाए जाएंगे। और देखिए, पूरी भव्यता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्यता इस पूरे आंकड़े के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। राम मंदिर का पूरा प्लान हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको चलिए बताते हैं कि किस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल होगा। तो 9 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार जो सैंडस्टोन है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा 6.37 लाख क्यूबिक फीट सामान्य सैंडस्टोन होगा। 4.7 लाख क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थर लगाए जाएंगे और 13,300 क्यूबिक फीट मकराना सफेद संगमरमर का इस्तेमाल होगा। यानी कि इतने तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल भव्य राम मंदिर में किया जाएगा और वो भव्यता उतरनी शुरू हो गई। विश्लेषण में आज के लिए फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।